सर आपके पास टैलेंट है ना, तो टैलेंट के बदौलत आप दूर तक जाओगे, लेकिन रेफरेंस की वजह से आप अंदर तक जाओगे। जॉब पोर्टल पे आप सिर्फ एक रिज्यूमे होते हो और रेफरेंस से आप एक इंसान होते हो। रिक्रूटर एक अननोन रिज्यूमे को इग्नोर कर सकता है, लेकिन इंसान को नहीं कर सकता। जॉब सर्चिंग में जब भी आप अप्लाई करते हो तो मशीन नहीं करना दा 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 दा, आपको स्नाइपर बनना है। वन शॉट एंड यू आर डन, खत्म। द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग दैट डिसाइड द क्वालिटी ऑफ मैच्योरिटी यू आर कैरिंग। क्योंकि क्या है ना सर, जॉब मार्केट में आपकी जॉब की ज़रूरत जितनी जल्दी दिखेगी, आपकी बार्गेनिंग पावर उतनी जल्दी गिरेगी। क्योंकि क्या है ना सर, पॉलिटिक्स करने वाले लोग परसेप्शन बनाते हैं और परफॉर्मेंस देने वाले लोग रेपुटेशन बनाते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं लेकिन प्रेजेंस नहीं बनाते। क्योंकि पहले लोगों ने लिंक्डइन पे सिर्फ कनेक्शन बनाया और दूसरे लोगों ने लिंक्डइन पे रिलेशन बनाया। तो सर रेज्यूमे के बारे में इतना अच्छा सब कुछ आपने बताया। अब आपने हमें तीसरी स्टेप कही थी और वो कही थी गो अहेड थ्रू नेटवर्किंग। इसका क्या रोल है सर, और ये कैसे हम सब इसको यूज कर सकते हैं? नहीं, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। हम सब ने ये कहावत तो सुनी होगी कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। एब्सोल्युटली ओके। और ये सर बिजनेस में लागू होता है, ऐसा नहीं, हर जगह पे। और स्पेशली तब जब आप जॉब ढूंढ रहे होते हो। होता क्या है सर, जब भी कोई जॉब ओपनिंग पोजीशन ओपन होती है, जब सब लोग जाके अप्लाई करते हैं, उसको कोल्ड अप्लाइंग कहते हैं। कोल्ड अप्लाइंग आपको लाइन में खड़ा करती है, लेकिन रेफरेंस आपके लिए डायरेक्ट गेट खोल देती है। वीआईपी गेट खुल गया एक तरह से। सर आपके पास टैलेंट है ना, तो टैलेंट के बदौलत आप दूर तक जाओगे, लेकिन रेफरेंस की वजह से आप अंदर तक जाओगे। करियर में ग्रो करना है ना, तो अंदर जाना बहुत जरूरी है सर। करेक्ट। तो इसका मतलब टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? नहीं, टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के जमाने में टैलेंट का दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टैलेंट है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं विजिबिलिटी में गड़बड़ हुई। जब किसी कंपनी में कोई पोजीशन ओपन होता है, तब उस एक पोजीशन के लिए कंपनी के पास 200, 500, कभी कभी 1000 एप्लीकेशंस आते हैं। और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक कोल्ड एप्लीकेशन होता है और एक रेफरेंस वाला एप्लीकेशन। और ये दोनों एप्लीकेशन रिक्रूटर को कुछ सिग्नल देते हैं। ये कोल्ड एप्लीकेशन का सिग्नल कहता है, जिसने कोल्ड अप्लाई किया ना, उसका सिग्नल जाता, ओ हेलो मैंने अप्लाई किया है, मुझे भी कंसिडर करो ना। ऑन द अदर हैंड जिसके पास रेफरेंस होता है, उसका सिग्नल क्या होता है, ओ हेलो मुझे किसी ने स्ट्रांगली रेकमेंड किया है, मुझे ही कंसिडर करो। सर मुझे भी कंसिडर करो और मुझे ही कंसिडर, दोनों में फर्क है सर। पर सर रेफरेंस कैसे पाई जाए? मतलब यदि आपके पास रेफरेंस नहीं है, आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस में भी हो, बट उस कंपनी में आपका कोई रिलेटिव नहीं है या कोई दोस्त नहीं है, तो रेफरेंस कैसे लाई जाए, वो बता सकते हैं? सर उसके लिए नेटवर्किंग करना जरूरी है। और नेटवर्किंग करते हुए कैंडिडेट एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। वो नेटवर्किंग तब शुरू करते हैं जब उनको जॉब की जरूरत आ पड़ती है। हिंदी में कहावत है सर, जब प्यास लगे तब कुआं खोदना नहीं है। जब तुम पानी से पेट भरा है तभी कुएं की तलाश करनी है। सेम एग्जैक्टली, जिस दिन तुम्हें जॉब की जरूरत नहीं, उस दिन से तुमको नेटवर्किंग करना है। नेटवर्किंग किन 3 लोगों से करना है सर आपको? रेफरेंस मतलब आपके एक्स कलीग, आपके एक्स बॉस और आपके जाने पहचान वाले लोगों के साथ। और नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं होता कि जाओ लोगों से जॉब मांगो। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है तुम्हें लोगों के दिल और दिमाग में अपनी जगह बनाना है, अपनी पहचान बनाना है। जब उसका फायदा ये हो सके, जब आपको जरूरत पड़े वो तुम्हें याद करे। यू शुड बी देयर टॉप ऑफ देयर बैक ऑफ द माइंड, दैट्स ऑल। और ये गलती बहुत लोग करते हैं, जब जरूरत आ पड़ती है तब नेटवर्किंग करते हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे कई सारे एवरेज कैंडिडेट्स को एकदम ल्यूक्रेटिव जॉब्स लेते हुए देखा है सर, जिनके रेफरेंस स्ट्रांग थे। बट ऑन द अदर हैंड मैंने ब्रिलियंट कैंडिडेट्स को महीनों तक स्ट्रगल करते हुए देखा। क्यों? वो सिर्फ जॉब पोर्टल पर डिपेंड थे। जॉब पोर्टल पे जॉब ढूंढना और रेफरेंस से जॉब ढूंढना, दोनों में फर्क है सर। जॉब पोर्टल पे आप सिर्फ एक रिज्यूमे होते हो और रेफरेंस से आप एक इंसान होते हो। रिक्रूटर एक अननोन रिज्यूमे को इग्नोर कर सकता है, लेकिन इंसान को नहीं कर सकता। एंड दैट्स अ पावर ऑफ नेटवर्किंग। किसी ने रिकमेंड किया है तो कहीं ना कहीं सोच के क्या होगा, जब एक ट्रस्टवर्दी इंसान करता है। मेरे पास अगर 10 कैंडिडेट आ गए जिनके पास कोई रेफरेंस नहीं, मैं उनको इंटरव्यू भी ना लूं, लेकिन ऑन द अदर हैंड एक कैंडिडेट है, सर सुदेश सर ने मुझे भेजा है, मैं एटलीस्ट उसकी बात तो सुनूंगा। सिलेक्ट करना है नहीं करूंगा वो अलग बात है, सिलेक्शन तो उसको क्वालिटी पे, लेकिन एटलीस्ट बात सुनने के लिए तो, मतलब सुदेश सर ने अपना रैपो यहां पे यूज किया, सुदेश सर की क्रेडिबिलिटी वहां काम आ गई। सो दूसरों की क्रेडिबिलिटी आपके लिए काम आ रही है, आपकी भी क्रेडिबिलिटी जिस दिन दूसरों के लिए काम आने लगी ना, तब समझ लेना आप नेटवर्किंग में सही मायने से आगे बढ़ रहे हो। करेक्ट।
बहुत 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 बढ़िया सर, बहुत अच्छा समझ में आया कि नेटवर्किंग ज़रूरी है। और इसका भी आंसर हमें मिल गया कि नेटवर्किंग करना कहाँ से है। आपके जो भी कॉलीग्स हैं, एक्स कॉलीग हैं, या अभी पर प्रेजेंट भी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ के या आप सीनियर्स के साथ बने रहो। और इसको ऐसा नहीं कि कभी कभी इसको डेली एक्टिविटीज़ के बेसिस पे करिए, ताकि आपके रेफरेंस क्रिएट होते रहें। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट आपने हमें कहा था सारे कामों पे हम पहुंच गए हैं माँ पे। तो माँ क्या है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे सर? माँ तो हिंदी में माँ ही है सर, जिसके सामने भगवान भी, भगवान का प्रतिरूप माँ है। जी। यहाँ पे माँ का मतलब MA, मीनिंगफुल अथॉरिटी ऑन लिंक्डइन। जी। लिंक्डइन एक बहुत बड़ा जॉब पोर्टल है सर। हालांकि ये मिथ है, लोग समझते हैं लिंक्डइन को सबसे बड़ा जॉब पोर्टल। लिंक्डइन इज नॉट जस्ट अ जॉब पोर्टल, लिंक्डइन इज अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बिल्ड अ प्रोफेशनल ब्रांडिंग। LinkedIn is a biggest professional branding platform. It's not just a job portal. Correct. तो अगर आपका ब्रांड है तो रिक्रूटर के लिए आप कलाकार हो, अगर नहीं तो आप आलू भिंडी टमाटर हो। क्या बात है। सो इट्स अ कमोडिटी मार्केट, नो सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आज एक जॉब के लिए अगर 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स लाइक अ कमोडिटी मार्केट। आलू भिंडी टमाटर प्याज जैसे पड़े होते हैं, सारे एप्लीकेशन वैसे ही पड़े रहेंगे। तो ब्रांड का होना बहुत जरूरी है सर। और ये क्या, एक प्रोफेशनल का ब्रांड कहाँ होना चाहिए? लिंक्डइन पे होना चाहिए। कई लोगों का होता भी है, बट उसकी विजिबिलिटी नहीं आती है, उसमें कनेक्शंस नहीं होते हैं। तो अगला प्रश्न वही आता है कि लिंक्डइन पे यदि प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाना है तो उसका प्रोसेस क्या है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सबसे पहले हम समझते हैं लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ। लिंक्डइन को इतना अहमियत देने की क्या जरूरत है? आज गूगल पे डेटा है सर, आप भी सर्च करके देख सकते हो। तकरीबन 100 करोड़ से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स एक्टिव है लिंक्डइन पे, और उसमें से 15 करोड़ से भी ज्यादा प्रोफेशनल इंडिया से आते हैं। सो इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट मार्केट फॉर लिंक्डइन आफ्टर USA। और ताज्जुब की बात है सर, हर हफ्ते 65 लाख से भी ज्यादा लोग लिंक्डइन पे जॉब सर्च करते हैं। हर मिनट हजारों एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, और हर मिनट 6 से 7 लोगों को लिंक्डइन के जरिए हायर किया जाता है। क्या बात? अब इतने ओवर क्राउडेड मार्केट में वो रिक्रूटर आपको नोटिस क्यों करेगा अगर आपने ब्रांड नहीं बनाया तो? और ब्रांड बनाने का मतलब ये नहीं कि प्रोफाइल बना दो ब्रांड हो गए, जैसे कि आपने अभी सही कहा। बिल्कुल। देखो, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं लेकिन प्रेजेंस नहीं बनाते। प्रोफाइल बनाते मतलब क्या करते हैं सर? DP लगा दी, हाँ, कवर लेटर चेंज कर दिया, एक्सपीरियंस अपडेट कर दिया, ओके, सारे कंपनीज का नाम डाल दिया, अगले 6 महीने लॉगिन ही नहीं किया, और बाद में आके तो लिंक्डइन तो काम ही नहीं कर रहा है। ओ भाई, सिर्फ जिम की मेंबरशिप लेने से बॉडी नहीं बनती। सही बात है। ठीक उसी तरह लिंक्डइन पे सिर्फ प्रोफाइल बनाने से आपकी अथॉरिटी नहीं बनती। जी जी जी। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना अलग बात है और लिंक्डइन पे प्रेजेंस बनाना अलग बात है। yes. लिंक्डइन पे प्रेजेंस बनाने के लिए सिर्फ 3 काम करना है आपको। अच्छा। सबसे पहले तो आपको एंगेजमेंट करना है। yes. आपने प्रोफाइल बना दिया और निकल गए, ऐसा नहीं। रोज आकर लिंक्डइन पे लॉग इन करना है और आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी पोस्ट्स है उनके साथ मीनिंगफुल एंगेजमेंट करना है। दूसरी बात, आपका भी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस आपको पोस्ट के जरिए शेयर करना है। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने आज तक क्या काम किया है उसका पूरा ब्रांडिंग और उसका पूरा मार्केटिंग आपको लिंक्डइन पे करना बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है सर, रिक्रूटर आपका रिज्यूमे देख के आपको शॉर्टलिस्ट करता है, लेकिन आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देख के कंफर्म करता है कि इसको बुलाना है कि नहीं बुलाना। अगर आपका रिज्यूमे स्ट्रांग है लेकिन लिंक्डइन पे कुछ नहीं है तो बोलता है दाल में कुछ काला है। ऑन द अदर हैंड, मैंने ऐसे भी कई सारे कैंडिडेट जिनका रिज्यूमे और जिनका टैलेंट बहुत ही एवरेज था लेकिन लिंक्डइन पे प्रेजेंस बहुत अच्छी थी, दे गॉट एन इंटरव्यू कॉल। सर, आज के जमाने में 2 टाइप के कैंडिडेट है, ओके, एक एवरेज स्किल्ड बट हाईली विजिबल, एंड द सेकंड कैंडिडेट हाईली टैलेंटेड बट इनविजिबल। सर, टैलेंट तो बाद में आता है ना, विजिबिलिटी सबसे पहले आती है। अगर जॉब मार्केट में आप दिख ही नहीं रहे हो तो अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी सर? सो दैट्स द रीजन। यस यस यस। सो वन इज कि आप प्रिपेयर्ड हो और उसके साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो सर, अब मेरा ये प्रश्न है आपसे कि लिंक्डइन पे हमने बात की और लिंक्डइन पे आपने ये भी बताया कि हमें प्रेजेंस कैसे बनाना है। अब हम आते हैं, लास्ट आपका नेक्स्ट था कि आपने मुझे कहा था सारेगामा पा पे आ गए। हम पूरा सारेगामा पा सीख रहे हैं दोस्तों, आप सुनिएगा, आज मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आपको भी मजा आ रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा सारेगामा पा धानी सा, पूरा लिख दीजिए जल्दी से, एंड मजा आ जाएगा जी। तो सर, अब हम पहुंचते हैं पा पे, तो वो क्या है और
उसको कैसे बिल्ड किया जाता है? पा माँ के बाद पा आ गया, देखो माँ के बाद आ गया। क्या बात, मुझे तो बहुत मजा आया ये फ्रेमवर्क सुनकर के। यदि आपको भी मजा आ रहा है तो जल्दी से लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में, और इस लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा, इस यूट्यूब के लिंक को, ताकि वह दोस्त या वह फ्रेंड या वह कॉलीग जिसको जरूरत है ये सब सीखने की, उस तक ये नॉलेज और ज्ञान और विजडम पहुंचे। जी। पा मतलब पापा, पापा मतलब संचालक होते हैं सर, इधर भी उसका रोल वही है। PA पा का मतलब है पर्पजफुल अप्लाइंग। पर्पजफुल अप्लाई में मतलब सर जब भी आप अप्लाई करते हो ना, उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उसके पीछे कुछ तो एक बुनियादी चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जॉब दिख गया अप्लाई किया। बहुत सारे प्रोफेशनल्स जॉब अप्लाई को एक स्ट्रेटेजी की तरह लेते ही नहीं सर, एक लॉटरी की तरह खेलते हैं। जॉब दिखी अप्लाई, ओपनिंग दिखी अप्लाई, रोल मैच हो रहा है नहीं हो रहा है अप्लाई, एक्सपीरियंस मैच हो रहा है नहीं हो रहा है अप्लाई, अप्लाई अप्लाई अप्लाई, और बिना सोचे समझे कि हुआ अप्लाई सिर्फ सप्लाई होता है, और सिर्फ सप्लाई को रिक्रूटर कभी रिप्लाई नहीं करता। तो पहले तो सबसे पहले पर्पसफुल अप्लाई में अगर आपको करना है तो 3 सवाल आपको खुद से पूछने हैं। सबसे पहले तो क्या ये रोल मेरे करियर गोल को मैच कर रहा है? दूसरा सवाल, क्या मेरा रिज्यूमे इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए रिलेवेंट है? और तीसरा सवाल, क्या मैं इस कंपनी में सच में काम करना चाहता हूं? अगर इन 3 में से 2 सवाल ना है तो अच्छा है कि आप अप्लाई मत करो। हाँ बिल्कुल, आप अप्लाई मत करो जी। तो होलसेल में अप्लाई नहीं करना है सर। बहुत लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे बिना क्लैरिटी लिए 100 जगह पे अप्लाई करते, 2 जगह से भी इंटरव्यू कॉल नहीं था। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सिर्फ 10 कनेक्शन बनाते हैं और 5 जगह पे इंटरव्यू पाते हैं। हाँ। क्योंकि पहले लोगों ने लिंक्डइन पे सिर्फ कनेक्शन बनाया, हाँ। और दूसरे लोगों ने लिंक्डइन पे रिलेशन बनाया। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे देखे जिनके पास लिंक्डइन पे 10-10 हजार फॉलोअर है, लेकिन समय आने पर 10 लोगों को मैसेज भी नहीं कर पाते। क्यों? उन्होंने सिर्फ कनेक्शन बनाया, कनेक्शन कलेक्ट किया। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो 10 मैसेज डालते हैं और 8 बार इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं। उन्होंने रिलेशन बनाया। रिलेशन को नर्चर करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है, उसमें काम करना पड़ता है। करेक्ट। और रिलेशन नेटवर्किंग का बहुत बड़ा जरिया है। इट्स लाइक हम कहते हैं ना, आप सेल्स में कहते हो, इट्स नॉट ऑलवेज आस्क, इट्स ऑलवेज गिव गिव गिव। पहले आपको देना पड़ता है फिर आपको मिलता है। और वो बहुत बड़ा पावर है सर। और ये अप्लाई करते हो, जॉब सर्चिंग में जब भी तुम अप्लाई करते हो ना सर, मशीन गन नहीं बनना है। हाँ। एक जॉब सर्चिंग में जब भी आप अप्लाई करते हो तो मशीन नहीं करना दा 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 दा, आपको स्नाइपर बनना है। 1 शॉट एंड यू आर डन, कम इन, खत्म। बहुत बढ़िया, पर्पसफुल अप्लाइंग करेंगे। बढ़िया। तो दोस्तों बहुत ही धमाकेदार ये पॉडकास्ट इंटरव्यू हमारा चल रहा है। हमारे साथ हैं उमेश सर, स्वामी उमेश सर कहेंगे आप सभी आज से कह दीजिए। स्वामी जी थैंक यू, बहुत प्यारी प्यारी इंसाइट्स मिल रही है। और धमाकेदार इंटरव्यू के बाद आप पहुंचते हैं पा के बाद धा पे, तो धमाकेदार इंटरव्यू। थैंक यू सर, आप इस पॉडकास्ट को इंटरव्यू भी धमाकेदार है, और सर भी ये सिखाने वाले हैं कि इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू भी धमाकेदार होना चाहिए जब आप अप्लाई करो। प्लीज सर। या सर, ध मतलब धमाकेदार इंटरव्यू। और इंटरव्यू के बारे में कुछ कहने से पहले मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से और आपके दर्शकों से इंटरव्यू के बारे में वो बातें शेयर करना चाहता हूँ जो आज तक ज्यादा कभी बात नहीं की गई उसके ऊपर, जिसके बारे में आज तक ज्यादा कभी इंसाइट्स नहीं दिए। मैं वो बातें नहीं करना चाहता जो जनरल है, जो सबको पता है। मैं कुछ चुनिंदी बातें शेयर करना जो ज्यादा लोगों को पता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो होता है जब रिक्रूटर एंड में आपको पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? लास्ट, यस, सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है सर? वो उसकी इंपॉर्टेंस जानने से पहले ये पता कर लेते हैं आज के कैंडिडेट कितनी बेहुदा मिस्टेक करते हैं। जी। जब ये रिक्रूटर ये सवाल पूछा, ऐसे नहीं पूछा सर, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, एक फिलोसफी है। वो जानना चाहते हैं कुछ अलग, लेकिन हमारे कैंडिडेट क्या करते हैं? नो सर, वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन, खत्म। 90% लोग तो यही नो क्वेश्चन करके निकल जाते हैं। जो बचते हैं 10%, वो क्या सवाल पूछते हैं? सर वीकली ऑफ कब रहेगा? सर सैलरी कितने डेट पे आती है? सर 2nd और 4th सैटरडे ऑफ है ना? सर वर्क फ्रॉम, ये सवाल है। ये सवाल, ओ माय डियर, दे आर नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन टू गेट सच अ क्वेश्चन, सच अ पिटी क्वेश्चंस। यस, नो 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 नो, क्रूशियल पॉइंट पे जबकि आपका सिलेक्शन हो रहा है। इट्स अ क्रूशियल पॉइंट। हाँ, वो जानबूझ के आपका टेस्ट लिया जा रहा है सर। पता है इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक, पहले पार्ट में वो सवाल पूछते हैं और आपके जवाबों के जरिए वो जानना चाहते हैं आप में कितना टैलेंट है, आप में कितना स्किल है, आपका एटीट्यूड क्या है। और दूसरे पार्ट में, इस पार्ट में, वो आपको सवाल पूछने का मौका देते हैं और उस सवाल से वो ये जानना चाहते हैं आपकी मैच्योरिटी लेवल कितनी है, आप में कितना प्रोफेशनलिज्म है,
आप में लीडरशिप एबिलिटी है कि नहीं, ये वो जानना चाहते हैं सर। वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वो मिस आउट नहीं करना है। और वहां कौन से सवाल पूछने चाहिए उसके कुछ एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले अगर रिक्रूटर आपको कहता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, पहला सवाल आपके जहन से यही निकलना चाहिए, सर टू मीट एंड एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन व्हाट यू वांट मी टू डू इन द फर्स्ट 90 days आफ्टर ज्वाइनिंग। खत्म। मतलब आपने उसके दिमाग में ये प्लांट कर दिया, आई एम कमिंग हियर फॉर द परफॉर्मेंस, यू टेल मी व्हाट इज दैट वन थिंग आई वांट टू फोकस, आई एम हियर टू मीट एंड एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन। मैं टाइम पास के लिए नहीं आ रहा हूँ। खत्म। दूसरा सवाल सबसे रिपीट सर वंस मोर सो दैट कि लोग इसको टू मीट एंड एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन व्हाट यू वांट मी टू डू इन द फर्स्ट 90 days आफ्टर ज्वाइनिंग, दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया। और ये सर्टेनिटी भी बता रही है क्या उसको लग रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है। करेक्ट। को लगता है कि यार बंदे को जेन्युइन है और उसको समझ में आ गया कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, जितना सर्टेन है बंदा, जितना सर्टेन है। करेक्ट। वो उसके दिमाग में श्योर हो गया कि मुझे तो जॉब मिलने वाली है, अब आप बताओ मुझे क्या करना है। खत्म। गुड। वो ये प्लांट कर रहा है। वेरी नाइस सर। दूसरा सवाल पूछना चाहिए सर, अपार्ट फ्रॉम पीपल एंड कल्चर व्हाट इज द फेवरेट एलिमेंट ऑफ योर वर्किंग एट दिस कंपनी। अच्छा, आपका ही बता दीजिए कि पीपल और कल्चर। मुझे पता है मेरा जो सर मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं, द पर्सन हु इज टेकिंग माय, ही इज वर्किंग इन दिस कंपनी फ्रॉम लास्ट 10 years। आई वांट टू नो व्हाई एग्जैक्टली इज वर्किंग हियर एंड अपार्ट फ्रॉम पीपल एंड कल्चर। मैंने उन दो पॉइंट को अलग पहले एक्सक्लूड कर दिया। तो लोग तो ये कहते हैं नहीं जी लोग अच्छे हैं, नहीं जी कल्चर, मैंने लोग और कल्चर को पहले साइड लाइन कर दिया। व्हाट इज दैट वन थिंग यू आर स्टिकिंग हियर फॉर द लास्ट 15 years, so that I want to know what is the USP of that company. Second question. Third question, okay, what is our competitor doing better than us right now exactly? मतलब मैं सिर्फ इधर बिजनेस के लिए नहीं आ रहा हूँ, अपनी कंपनी, मैं अपनी कंपनी को आगे लेने के लिए सोच रहा हूँ। ब्रिलियंट। कुछ सवाल बहुत ही सोच समझ कर भी पूछना चाहिए अगर ज़रूरत के हिसाब से, कुछ सवाल ऐसे भी होना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट अनफेवरेबल और व्हाट इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन द मैनेजमेंट हैज़ टेकन इन द लास्ट 1 year एंड हाउ द टीम इज रिस्पॉन्डेड। मतलब ये तुम जानना चाहोगे कि इस कंपनी में कुछ उथल पुथल हुए क्या पिछले 1 साल में। अब इंपॉर्टेंट सवाल सर, इन सवाल हम जो इस टाइप के सवाल जो पूछ रहे हैं, इन सवालों का मकसद ये नहीं कि उनसे जवाब जानना है, इन सवालों का मकसद ये है कि उनके दिमाग में ये फिट करना है, आई एम नॉट कमिंग हियर जस्ट एज अ जॉब सीकर, आई एम कमिंग हियर एज अ बिजनेस थिंकर एंड परफॉर्मर। उनके दिमाग में ये प्लान करना है, डोंट लुक एट मी जस्ट एज अ जॉब सीकर, आई एम बिजनेस थिंकर। क्या बात, लाइक दिस। सुपर। और ऐसा भी कहा जाता है ना सर, इंटरव्यू के ये लास्ट के 5 मिनट पहले 55 मिनट पे भारी पड़ जाते हैं। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेहतर 70 मिनट, ये 5 मिनट आपके इंटरव्यू में सबसे ज्यादा। 5 मिनट में आपने चमक दिखा दिया ना सर, तो शायद आपका कन्वर्सेशन और 1 घंटे के लिए एक्सटेंड हो सकता है। और बिना आपका सैलरी डिसाइड किए वो रिक्रूटर अपने मन में बना लिया है कि इसको तो हायर करना ही है। लाइक दैट। ये छोटी छोटी बातें होती है सर, जिसको आज तक बहुत ज्यादा लेवल पे इग्नोर किया गया। सो आपके पॉडकास्ट के जरिए मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि वेन एवर यू हैव बीन आस्क्ड नेक्स्ट व्हाट डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, प्लीज 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 डू नॉट इग्नोर दीज क्वेश्चंस। क्योंकि क्या है ना सर, एक नॉर्मल कैंडिडेट जवाबों की तैयारी करके जाता है, बट एक स्मार्ट कैंडिडेट जवाबों के साथ साथ सवालों की तैयारी करके जाता है। क्या बात, बहुत ही वंडरफुल बहुत ही वंडरफुल इंसाइट कि भाई आपको यदि आपने सही क्वेश्चन पूछ लिए तो उनके मन में आएगा कि भाई हाँ ये बंदा तो सच में सोच रहा है, रिसर्च कर रहा है, आगे बढ़ने की सोच रहा है, तो ये वंडरफुल है। और आपको किसी की भी मैच्योरिटी लेवल अगर चेक करनी है ना, तो ये मत देखो वो क्या जवाब दे रहा है, ये देखो कि वो कौन से सवाल पूछ रहा है। सवाल पूछने के द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग दैट डिसाइड द क्वालिटी ऑफ मैच्योरिटी you are carrying. That's all. Absolutely fantastic. दोस्तों यदि मजा आ रहा है आपको तो चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा मजा आ गया, ताकि हम इस सेशन को और आगे बढ़ाएं। दोस्तों बातें तो इतनी है कि और सीखने को सर से इतना मिल रहा है कि इस सेशन को लंबा करते चले, लेकिन समय की भी एक लिमिट है। बट कोई नहीं सर, अभी हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से पूछते हैं सर से कि सर नेक्स्ट धा के बाद में आता है नी मतलब नेगोशिएशन। वाह सर, इसके बारे में बताइए सर, हम नेगोशिएट कैसे करें। कई बार जॉब सीकर्स तो कहते हैं कि सर जो दे दोगे आई एम ओके, क्योंकि मुझे तो वहां से निकलना है, उस कंपनी से निकलना है, या उससे थोड़ा भी पैकेज मिल रहा है तो वो रेडी हो जाते हैं। बट व्हाट इज एक्चुअली नेगोशिएशन और कैसे किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। जब एक कैंडिडेट जॉब सर्च की तैयारी करता है ना, वो बहुत एलिमेंट्स की तैयारी करता है। फॉर एग्जाम्पल रिज्यूमे, इंटरव्यू, ओके, लिंक्डइन,
विजिबिलिटी, एक्सपीरियंस, सारे एलिमेंट्स की तैयारी करता है सिवाय निगोशिएशन की। सिवाय निगोशिएशन, अगर आप मुझे पूछोगे ना लाइफ में सबसे महंगी स्किल कौन सी है, हाँ। तो मैं बिना झिझक कहूंगा नेगोशिएशन स्किल्स। सबसे महंगी स्किल और सबसे इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ निगोशिएशन। निगोशिएशन स्किल अगर आप सीख लेना तो उसका इंपॉर्टेंट, उसका महत्व क्या हो जाता है। होता है सर, एक आम एम्प्लॉय 5 साल मेहनत करके अपनी सैलरी 5 लाख से बढ़ा लेता है। एक आम एम्प्लॉय 5 साल मेहनत करके अपनी सैलरी 5 लाख से बढ़ा लेता है। ऑन द अदर हैंड एक कैंडिडेट 15 मिनट निगोशिएट करके अपनी सैलरी 5 लाख बढ़ा लेता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 5 सिर्फ 15 मिनट 15 मिनट में। और यही गेम है सर, यही गेम है। सेम रोल है, जो सेम जॉब है, सेम कंपनी है, सेम पोजीशन है। एक बंदा 15 लाख का ऑफर लेकर निकलता है, दूसरा बंदा 20 लाख का ऑफर लेकर निकलता है। क्यों? निगोशिएशन। उसने सीखा है, उसने जाना है, उसने उसका महत्व। निगोशिएशन किया, आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना सर, आने वाले 2 साल के लिए ईएमआई का भुगतान आपके ऊपर चढ़ेगा। निगोशिएशन का एक सिंपल कॉस्ट ईएमआई पे भारी पड़ सकता है सर। तो सर अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस स्किल में मास्टरी कैसे की जाती है। मास्टरी करनी है तो 3 स्टेप में आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो पहला ऑफर फाइनल नहीं मानना है। अच्छा, पहले लोग, आपने अभी कहा ना जॉब मिल गया, ऑफर दे दिया, बस ना 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 ना, मेरी ड्रीम कंपनी है, इसमें चाहिए था। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर निगोशिएशन, बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर, रिक्रूटर भी कहता है बच गया, खत्म हो गया। एंड देयर इज वन सेइंग इन इंग्लिश व्हिच गोज लाइक दिस, यू डोंट गेट व्हाट यू आस्क, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू निगोशिएट। आपको वो नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हो, आपको वो मिलता है जो आप निगोशिएट करते हो। ये कंपनियां सर स्किल देख के हायर करती है, कॉन्फिडेंस देख के पे करती है। वो सामने वाला तो बजट कम ही बताएगा ना, क्योंकि उसको रखा ही उसके लिए है, बजट बचाने के लिए। करेक्ट। और दूसरी, पहला बात तो आपको डेस्परेट, मतलब फर्स्ट ऑफर को फाइनल ऑफर नहीं मानना है। हाँ। दूसरी बात, डेस्पिरेशन नहीं दिखाना है, डेस्पिरेशन नहीं दिखाना है। क्योंकि क्या है ना सर, जॉब मार्केट में आपकी जॉब की जरूरत जितनी जल्दी दिखेगी, आपकी बार्गेनिंग पावर उतनी जल्दी गिरेगी। जितना ज्यादा आप डेस्परेट, यू शो इट लाइक ओ आई एम क्वालिफाइड। एंड थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, मांगना नहीं है, जस्टिफाई करना है। डोंट आस्क नंबर्स, गिव लॉजिक। दिस इज माई एक्सपीरियंस, दिस इज वॉट आई ब्रिंग एंड दिस इज वॉट आई डिजर्व फॉर एंड आई एम गेटिंग दिस मच, यू शुड पे फॉर मी। उनको ये दिखाओ, उनको ये मत बोलो कि मैं 2 लाख ज्यादा मांग रहा हूं, उनको ये दिखाओ मैं 2 गुना ज्यादा रिटर्न दे रहा हूं। उनको ये दिखाओ 2 लाख ज्यादा देके 20 लाख मैं रिटर्न दे रहा हूं। फर्क है सर, इंटरव्यू और निगोशिएशन, टैलेंट और निगोशिएशन। टैलेंट इज अ नॉलेज, निगोशिएशन इज अ स्किल। अब क्या होता है देखो सर, ओके, टैलेंट विल ब्रिंग यू ऑन एन इंटरव्यू टेबल, टैलेंट विल ब्रिंग यू ऑन एन इंटरव्यू टेबल, बट निगोशिएशन एज अ स्किल विल ब्रिंग मोर मनी ऑन द टेबल। यस, क्या बात है, वंडरफुल। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज। सर कई बार लगता है कि सर नेगोशिएट कर रहे हैं मतलब ग्रीडी है, ऐसा लगता है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? यही तो कॉमन मिस्टेक है ना सर, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसे आज तक परस्यू किया गया, फिर एक माइंडसेट बना गया, नहीं जितना मिला है उसमें सेटिस्फाइड होना है। पैर देकर चद्दर देख के पैर फैला, किसने डिसाइड किया ये? किसने डिसाइड किया? और ये गलत नहीं सर, ग्रीडी होना गलत नहीं। निगोशिएशन इज नॉट अ ग्रीडी, निगोशिएशन इज अ प्रोफेशनलिज्म स्किल। ओके, अगर आप ग्रीडी हो तो सामने वाला भी ग्रीडी है ना। आप 5 लाख ज्यादा मांग रहे हो, सामने वाला 5 लाख बचा रहा है, मतलब वो भी तो ग्रीडी है। कोई ग्रीडी नहीं है। रिक्रूटर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम कर रहे हो, दोनों सही काम कर रहे हैं। इसमें से कौन ज्यादा सही काम करेगा वो जीतेगा। तो सर ये स्किल में ये जरूरी है कि हमें पता हो कि लिमिट क्या है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया और उनके बजट के बाहर है, तो फिर आप वो थैंक यू बाय बाय भी कह सकते हैं। दैट्स वाई सर, इसमें और एक इंपॉर्टेंट है, डोंट जस्ट गो ब्लाइंडली, डू अ मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे करो, पीयर एनालिसिस करो, तुम्हारे एक्सपीरियंस को तुम्हारे इंडस्ट्री में, ना कि तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारे इंडस्ट्री में आजकल क्या पे आउट चल रहा है, 1 2 3 4 रेफरेंस पॉइंट ले लो, उस रेफरेंस के रेंज में तुम्हें बताना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 20 LPA पे हो एंड द जनरल नेचुरल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? डोंट से 25 lakhs. What is your expectation? Don't say 25 lakhs. Say my expectation is 25 to 28 lakhs. Say in a range. Range में आने से क्या होता है सर, एक अपर लिमिट हुआ और एक लोअर लिमिट हुआ। आपने फिक्स बोल दिया, नहीं वी डोंट हैव बजट ऑफ 25, वी हैव 23। अगर आप 25 to 28 कह रहे हो तो रिक्रूटर को नो वी कैन ऑफर यू 24, नो
26 डायल करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में आना है सर। हाँ। इसके बहुत सारे टिप्स है, ये एक छोटे से पॉडकास्ट में ये इसमें जितने भी मैंने आपको सारे गमा पधनिसा बताया सबकी सर, अपनी अपनी ये डिटेल है। सब मैं ऊपरी तरह से बता रहा हूँ सर। तो मैं सर, अपने सेशन में, मैं अपने पूछना चाहूंगा सेमिनार कि में, मैं कोई अपने आपका- वेबिनार में जी, इस जी। एक टॉपिक के ऊपर आधा दिन, एक दिन बात कर सकता हूँ। हाँ। इसके बहुत सारे ट्रिक्स है, हर टॉपिक के ऊपर ट्रिक्स है, टिप्स है, ओके, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, पैटर्न है, फ्रेमवर्क है, समझाने के लिए बहुत डीप जाना पड़ता है। तो सर यदि कोई आपका, हमारे दर्शक अभी जैसे मैं अगर हो रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है, वैसे यदि आपका कोई वर्कशॉप हो या उसका डिटेल आप बता पाएं, आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है, जरूर बताइएगा। नहीं सर, वीकली एक वेबिनार होता है जी। पहले 2 घंटे का एक इंट्रो वेबिनार होता है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड दर्शक है तो उसके एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे हमेशा आते रहता है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। जैसे वो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा तो आपको अप्लाई करना है, वेबिनार में रजिस्टर करना है। मैं कहता हूँ ज़्यादा आगे की सोचो ही मत। अगर ये पॉडकास्ट अगर आधे 1 घंटे में आपको इतना वैल्यू दे रहा है तो सोचो 2 घंटे के वेबिनार में कितना वैल्यू मिलेगा। अगर 2 घंटे के वेबिनार में इतना वैल्यू तो आगे कितना वैल्यू मिलेगा। रिजल्ट है सर, एफर्ट नहीं है। रिजल्ट को ही दुनिया मानती है और इसी पे आपको पहचानती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सर बहुत पॉपुलर है। यदि आपको लगता है कि इस तरह के इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने देखे हैं उनके बहुत सारे रील्स और वीडियोस आते हैं, एक से एक माइंड ब्लोइंग होते हैं, क्रिएटिविटी वाले होते हैं, तो जरूर आप फॉलो कर लीजिए। सर अपना हैंडल आप बता देंगे तो हम सभी को इजी हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे मेरे जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स है, लिंक्डइन, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिंक्स नीचे दिए गए हैं, और मैं आपको गुजारिश करता हूँ उस लिंक को फॉलो कीजिए और इनसाइट्स लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट। ये बीच में थोड़ा सा इसलिए क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि सर इतना इंटरेस्टिंग सर बताते हैं, तो हम कहाँ उनको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं सर लास्ट वाले सा पे, और सा से शुरू हुआ फिर सा से आ गया। जी हाँ, जी हाँ, आपसे ही शुरू हुई, आप पे ही खत्म हुई, ये कैसी प्यारी कहानी है, मजा आ गया सर। प्लीज गो अहेड। सो लास्ट का सा होता है सेटलिंग एंड एडेप्टिंग। सबको ये लगता है सर कि जॉब ऑफर मिल गया तो काम खत्म। नहीं, मतलब भाई एंड इज द बिगिनिंग। सबको लगता है ऑफर लेटर मिल गया, दिस इज द एंड। मैं कहता हूँ एंड इज द बिगिनिंग। आपने जॉब ऑफर ले लिया, लेकिन नई जगह पे जाने के बाद कुछ अलग चैलेंजेस होते हैं, ओके, कुछ अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आपको टैकल करना आना चाहिए, और उसका भी पूरा एक अलग साइंस है, पूरा एक अलग थ्योरी है। आपको शुरू में लगता है सर ऑफर लेटर लेने के बाद आपको कंपनी ने हायर किया है। ना 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 ना, आपको कंपनी ने हायर नहीं किया है, आपको कंपनी ने आपके ऊपर एक बेट लगाया है, और उस बेट का नाम है प्रोबेशन पीरियड। हाँ, प्रोबेशन पीरियड जो होता है ना, किसी कंपनी 3 महीने का होता है, किसी महीने का 6 महीने का होता है। 100 में से 90% एम्प्लॉयज प्रोबेशन पीरियड को चिलिंग पीरियड समझते हैं। आना है, देखना है, जाना है। ना 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 ना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ योर न्यू करियर। आप क्रिकेट फॉलो करते हो, हाँ, क्रिकेट में पावर प्ले का कितना महत्व होता है सर, है ना, खास तौर फर्स्ट पावर प्ले का, बिकॉज द फर्स्ट पावर प्ले सेट्स द मोमेंटम ऑफ द एंटायर मैच। द सेम इज हियर। आपको लगता है आप कंपनी को ऑब्जर्व कर रहे हो प्रोबेशन पीरियड में, उल्टा है, कंपनी आपको ऑब्जर्व कर रही है। ओहो। आप किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो। और प्रोबेशन पीरियड में वो सबसे पहले क्या करता है, कंफर्ट जोन ढूंढता है। कंफर्ट जोन मतलब चाय वाला ग्रुप ढूंढना है, लंच वाला ग्रुप ढूंढना है, ओके, आने जाने वाला ग्रुप ढूंढना है, सुट्टा वाला ग्रुप ढूंढना है, ओके, कंप्लेन वाला ग्रुप ढूंढना है, गॉसिपिंग वाला ग्रुप ढूंढना है। सारे अपने अपने ग्रुप ढूंढ के बराबर सेटल हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड आपको बिजनेस के बारे में सोचना, आप जितना ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे 100 गुना ज्यादा कंपनी आपको ऑब्जर्व कर रही है। तो क्या करना चाहिए एग्जैक्टली 90 दिनों में या 120 दिनों में जब भी आपको मिलते हैं? बहुत वैलिड क्वेश्चन है सर। सबसे पहले तो आपको शांत और संयम बरतना है। ओके, प्रोबेशन पीरियड के जो भी आप पे इधर पीरियड है, 3 महीना 6 महीना, किसी के बारे में कोई भी परसेप्शन नहीं बनाना है। पहले 4 दिन बहुत अच्छा लगा कि कोई पर्सन आपको, कीप इट न्यूट्रल। पहले 1 महीने में किसी प्रोफेशन से आपको बहुत बैड एक्सपीरियंस है, कीप इट न्यूट्रल। क्योंकि आज अच्छा लगने वाला इंसान अचानक कल बुरा हो सकता है, आज बुरा लगने वाला इंसान कल अचानक अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। सो फर्स्ट प्रोबेशन पीरियड तक बी न्यूट्रल, स्टार्ट ऑब्जर्विंग द प्रोसेसेस, स्टार्ट ऑब्जर्विंग द बिजनेस साइकिल, स्टार्ट ऑब्जर्विंग हाउ द बिजनेस रन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है सर जी, ये ऑब्जर्व करना शुरू करो, कंपनी में इन्फ्लुएंसर कौन है, कंपनी में लीडर्स कौन है, कंपनी में की पर्सन कौन है, कंपनी में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसर कौन है, कंपनी में किसकी बात ज्यादा चलती है। हर कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अलग होता है और पावर चार्ट अलग होता है। पावर चार्ट ढूंढो, एडजस्ट वहां होना है।
क्योंकि कामयाबी का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है पता है सर? सही समय पर सही जगह पे सही लोगों के साथ होना कामयाबी की सबसे बड़ी निशानी है। क्या बात। और ये बंदा जब न्यू ज्वाइन करता है, अच्छा टैलेंट होता है, अच्छा स्किल होता है, लेकिन गलत लोगों की संगत में गलत जगह पे जाके पड़ता है, 2 महीने में आउट हो जाता है। क्योंकि कंपनी आपके ऊपर बेट खेल रही है ना। द कंपनी इज नॉट अबाइड टू कंटिन्यू यू, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड आपका एंट्री टिकट है और प्रोबेशन पीरियड का परफॉर्मेंस ये डिसाइड करता है इस टिकट को कंफर्म करना है कि वेटिंग पर रखना है। इसका मतलब जो शुरुआत के 90 दिन है वो अगले 900 एग्जैक्टली सर, शुरुआत के 90 दिन आने वाले 900 दिनों के डायरेक्शन सेट करते हैं। सो हल्के में नहीं लेना है सर। इसके लिए बहुत सारे टैलेंटेड, बहुत सारे स्किलफुल पीपल ना जब स्विच करते हैं उनको मन चाहा ग्रोथ भी मिलती है, ओके, डबल ट्रिपल सैलरी भी होती है, बट फिर भी 3 महीने में एग्जिट लिए जाते हैं। क्यों? कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाया सर उन्होंने। कल्चर को अडॉप्ट करना लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है। कल्चर कोड क्रैक करना आना चाहिए सर। That's all. बहुत बहुत खूब सर, ये तो इंटरव्यू में सच में मजा आ गया सर। एक क्वेश्चन है, जैसे हमने पूरा सारेगामा का चक्रव्यूह कंप्लीट किया, एक चीज जो लोगों को परेशान करती है जिस भी कंपनी में एंटर करते हैं, ये हमारे इसका ही एक पार्ट है कि सर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। अभी मैं एक है हमारे स्टूडेंट, उनको मैं कोच कर रहा था, तो एक अच्छी प्रोफाइल पे हैं, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी पे हैं। तो उनसे मैंने पूछा क्या क्या चल रहा है, तो बोले सर अब मेरा जल्दी से जल्दी जॉब चेंज करने का, स्विच करने का मन बन रहा है। मैंने पूछा क्या कारण है, सैलरी, बोले वो भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट सर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बहुत है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाता है सर? बहुत मतलब ये दर्द भरा सवाल है सर। सबकी मतलब दुबती नस है ये। मतलब हर नई नवेली दुल्हन को सास की जो प्रॉब्लम है ना, हर एम्प्लॉय को ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वाले को प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो इन लोगों को आपको जानना पड़ेगा। जानने के लिए 3 लक्षण होते हैं सर इन लोगों के। सबसे पहले इनके 3 लक्षण क्या है? ये लोग काम नहीं करेंगे लेकिन काम का फिक्र करेंगे। दूसरा लक्षण, फिक्र करे या ना करे लेकिन काम का जिक्र करेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो काम कर रहा है उसकी वो उंगली करेंगे और जो नहीं कर रहा है उसकी वो चुगली करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। सबसे पहले तो इन लोगों को पहचानना है। एक बार पहचान लें तो इनके साथ बिहेव करना है। पहला, डिस्टेंस बनाए रखो। जरूरी नहीं कि हर बात इनके साथ आके शेयर करो। दूसरा, न्यूट्रल रहो। इनके हाँ में हाँ मत मिलाओ, ना में ना मत मिलाओ। ओके, काम से काम ताल्लुक रखो, और कुछ ऑकवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं या तो टॉपिक बदल दो या तो अपनी जगह बदल दो। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी पर्सनल बातें, पर्सनल ओपिनियन कभी शेयर नहीं करना। और चौथा, जैसे मैंने कहा, पूरा प्रोबेशन पीरियड खत्म होने तक किसी के बारे में कोई भी परसेप्शन नहीं बनाना है। क्योंकि क्या है ना सर, पॉलिटिक्स करने वाले लोग परसेप्शन बनाते हैं और परफॉर्मेंस देने वाले लोग रेपुटेशन बनाते हैं। रेपुटेशन मेंटेन करना सर बहुत बहुत बढ़िया बात आपने की, और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स पे आपने इतनी अच्छी बात भी कही। लेकिन ज़्यादा करके प्रश्न जो फेस करते हैं, जो सिंसियर लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि सर मेहनत हम करते हैं, रिजल्ट हम लाते हैं, प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, परफॉर्मेंस हम करते हैं, बट जो हमारे बॉस हैं या बॉस के बॉस हैं, उनके जो फेवरेट पर्सन है वो मलाई खा जाते हैं। तो इस केस में क्या करना चाहिए? सर, गए वो दिन जब आप कहते थे ऊपर वाला देख रहा है, मेरी मेहनत का मुझे ही मिलेगा। ना 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 ना। पॉलिटिक्स आजकल किसी के बारे में आप ऐसे कहते हुए सुना है, यू कैन हेट हिम और यू कैन लव हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। सेम इज द पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स को हेट कर सकते हो, लव कर सकते हो, लेकिन यू इग्नोर नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द करियर प्रोफाइल। सो फॉर दिस रीजन यू हैव टू लर्न द आर्ट एंड स्किल ऑफ हाउ टू डील विथ सच ए सिचुएशन, हाउ टू डील विथ द पीपल। 5 मिनट के पॉडकास्ट में इतना बहेड़ा गड़ा सर, 2 घंटे का वेबिनार मैं लेता हूँ। तो 2 घंटे के वेबिनार के लिए जरूर आप चैट बॉक्स में लिंक दे दीजिएगा, आपका वेबिनार के डिटेल्स, दोस्तों सर के प्रोफाइल्स। और मैं पूछता हूँ, ये लोग जितने भी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है कंप्लेंट करते हैं, मेरा एक ही सिंपल सवाल है, क्या पॉलिटिक्स घर पे नहीं है? क्या पॉलिटिक्स रिश्तेदारों में नहीं है? सर देश में नहीं है, देश में अरे देश में तो है सर। अगर पॉलिटिक्स आपके बेडरूम तक आ गया है, ओके, तो आपके केबिन वाला पॉलिटिक्स किस बात की मूली, किस खेत की मूली? अगर आप वहां एडजस्ट कर रहे हो, वहां निगोशिएट कर रहे हो, वहां डील कर रहे हो, यहां पर भी तो करना है सर। गए वो दिन जब मैं दूर रह के देखता हूँ, मैं सिर्फ परफॉर्म करता हूँ, मुझे सब मिलेगा। नहीं, यू हैव टू लर्न द आर्ट एंड स्किल ऑफ हाउ टू डील विथ पॉलिटिक्स। करेक्ट। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, मेहनत भी ज़रूरी है, पॉलिटिक्स सीखना भी ज़रूरी है। एक प्यारी लाइन नज़र आ रही है, आप कहें तो मैं कहूँ कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है।
धरती को धूप में जलना पड़ता है और कभी कभी शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल चढ़ना पड़ता है। शाबाश, देखो। तो हमें साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए। एग्जैक्टली। यदि इस लाइन से है तो मजा आया सर। वेरी सर जाते जाते एक प्रश्न जरूर हम पूछेंगे और वो ये है कि सर इस पूरे पॉडकास्ट में यदि आपका कोई फेवरेट क्वेश्चन या एक रिमार्क है जो हमारे व्यूअर्स को फॉलो करना चाहिए, वो क्या है सर? सर मेरे आज तक के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के करियर से मैं इतना समझ गया हूँ कि हर एम्प्लॉय 3 में से किसी एक आय के लिए काम करता है। 3 में से एक आय के लिए जी। इनकम, इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट। इन तीनों में से किसी एक आय के लिए काम करता है। इन तीनों आय में काम करने एम्प्लॉय का स्किल सेट सेम होता है, बट माइंड सेट अलग होता है। अब कैसे अलग होता है मैं समझाता हूँ। इनकम के लिए काम करने वाले एम्प्लॉय का माइंड सेट होता है रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। क्या बात है। इन्फ्लुएंस के लिए काम करने वाले एम्प्लॉय का माइंड सेट होता है रघुपति राघव राजा राम, पूरा प्रयास पूरा काम। और जो एम्प्लॉय इम्पैक्ट के लिए काम कर रहा है उसका माइंड सेट होता है रघुपति राघव राजा राम, पूरी निष्ठा पूरा परिणाम। हाँ, जो इम्पैक्ट परिणाम लाता है सर। इन्फ्लुएंस वाला प्रयास कर रहा है लेकिन इम्पैक्ट वाला परिणाम ला रहा है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है अंत में पुरस्कार परिणामों को दिया जाता है, प्रयासों को नहीं। बहुत खूब। तो इस पॉडकास्ट के जरिए मैं सारे अपने प्रोफेशनल्स को या फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को इतना ही कहना चाहता हूँ, एफर्ट्स तो आप डाल ही रहे हो, लेकिन जितना हो सके उतनी ज़्यादा तादाद में अपने एफर्ट्स को रिजल्ट में तब्दील करने की कोशिश करो। क्योंकि क्या है ना सर, एफर्ट और रिजल्ट में फ़र्क क्या है? एफर्ट आप कितना भी डालो वो सिर्फ आपको पता होता है। ऑन द अदर एंड आप इतू सा भी रिजल्ट प्रोड्यूस करें ना, पूरी दुनिया को पता चल जाता है। पूरी दुनिया को विजिबिलिटी चाहिए सर, और पूरी दुनिया सिर्फ मैच विनर को याद रखती है, एफर्ट वालों को नहीं। सर मैच विनर बनो सर, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये बहुत प्यारे इंसाइट्स आपने दी और ये भी बताया इनकम, इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट ये तीनों क्या है और कैसे आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इंसाइट आपने दिया सर। अब लास्ट में जाते जाते कोई आपका कंक्लूडिंग रिमार्क है, कोई मार्गदर्शन है तो जरूर हमें दीजिए सर। ये पॉडकास्ट हम उन प्रोफेशनल्स के लिए कर रहे थे जो फील करते हैं कि करियर में स्टक हुए हैं, करियर आगे नहीं बढ़ रहा है। शुरू में आपने उल्लेख किया था कि मिड एज क्राइसिस, बस उनके लिए 4 लाइन कहना चाहता हूँ सर। हर हाल में जीतने वाले चुनौतियों के सामने झुका नहीं करते। हर हाल में जीतने वाले चुनौतियों के सामने झुका नहीं करते। चांद पर पहुंचने वाले सितारों पे कभी रुका नहीं करते। क्या बात है, वंडरफुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। एक बार धन्यवाद कर दीजिए सर का और लिख दीजिए चैट बॉक्स में यू रॉक स्वामी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं समझता हूँ कि ये आप सभी के लिए बहुत इंसाइटफुल रहा। एक बार धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद सर। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इतना अच्छा नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज हम सभी को दिया, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर सुदेश सर, यहाँ पर बुलाने के लिए और इतना सम्मान देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स पूछने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे सर अगले पॉडकास्ट में और अगले टॉपिक में बहुत जल्दी आएंगे।